like a Hellcat. प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अंतिम प्रश्न है कक्षा 12वीं इतिहास का पाठ नंबर 13, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? ये स्रोत सरकारी ब्यौरों से किस तरह भिन्न होते हैं? देखिए, निजी पत्र में हम अपनी कुछ भी बातें लिख सकते हैं। आत्मकथा में हम अपनी पूरी जो आंतरिक ज़िंदगी है, जो हमारी अंदरूनी जीवन होता है, उसके बारे में भी पत्रों से और आत्मकथाओं से पता चल जाता है। तो ये सरकारी स्रोत में, तो प्रिय विद्यार्थियों, सरकारी स्रोत जो लिखे जाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हम किस कंपनी के लिए कार्य कर रहे हैं, किस सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं, यह दृष्टिकोण बहुत इस बात को प्रभावित करता है। फिर हम जो हमारा सोच है उसमें वो प्रदर्शित होती है। सरकार के प्रति हम नेगेटिविटी नहीं लिख सकते हैं, तो इससे हमारी वो जो सरकारी ब्यौरा है वो प्रभावित हो जाता है। इसलिए निजी पत्रों और आत्मकथाओं से सरकारी जो ब्यौरे हैं वो अलग होते हैं। शुरू करते हैं इसका उत्तर। निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनसे संबंधित व्यक्ति की विचारधारा एवं उसके जीवन चरित्र के विषय में पर्याप्त सीमा तक सही अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, गांधी जी के पत्रों एवं उनकी आत्मकथा से गांधी जी एवं उनकी विचारधारा को समझने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। व्यक्तिगत पत्रों में से हमें संबंधित व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों का परिचय मिलता है। पत्रों में लेखक अपने क्रोध, पीड़ा, असंतोष, बेचैनी, आशाओं, हताशाओं को व्यक्त कर सकता है, किंतु सार्वजनिक व्यक्तियों में ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, हम जब कहीं बाहर खड़े होकर कोई भाषण देते हैं तो उसमें हम अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है या व्यक्तिगत जो हमारा भाव है उसको हम प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये किससे पता चलता है? निजी पत्र और आत्मकथाओं से ही पता चलता है। उल्लेखनीय है कि गांधी जी द्वारा अपने पत्र हरिजन में लोगों से मिलने वाले पत्रों को प्रकाशित किया जाता था। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में अनेक लोगों ने पत्र लिखे थे। नेहरू जी ने उन पत्रों को संकलित करके उस संकलन को ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का पुरिंदा के नाम से प्रकाशित कराया था। इन पत्रों से पता लगता है कि 1920 के दशक में जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारों से प्रभावित होने लगे थे। 1928 ईस्वी में जब वे यूरोप से भारत वापस आए तो उन पर समाजवाद का पर्याप्त प्रभाव था। समाजवाद से आप क्या समझते प्रिय विद्यार्थियों? समाजवाद का अर्थ है उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? समाजवाद कहा जाता है। भारत आने पर जब अब उन्होंने जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव और एन.जी. रंगा जैसे सुप्रसिद्ध समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर कार्य आरंभ किया तो कांग्रेस में समाजवादियों और रूढ़िवादियों के मध्य एक खाई सी उत्पन्न हो गई। अब रूढ़िवादी कौन थे? जो पुरानी विचारधारा के लोग होते हैं उनको रूढ़िवादी कहा जाता है। 1936 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू फांसीवाद के कट्टर विरोधी हो गए थे और वे मजदूर व किसानों की मांगों का समर्थन करने लगे थे। नेहरू के समाजवादी व्यक्तित्वों से कांग्रेस के रूढ़िवादी नेता इतने अधिक चिंतित थे कि उन्होंने राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी से त्यागपत्र दे देने की धमकी दे दी थी। इन दोनों समाजवादी विचारों से प्रभावित युवा वर्ग और रूढ़िवादी वर्ग के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होने पर प्राय गांधी जी को मध्यस्थता का कार्य करना पड़ा था। इन पत्रों में कांग्रेस की आंतरिक कार्यप्रणाली तथा राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। इनसे स्पष्ट होता है कि वैचारिक मतभेद होते हुए भी कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं का उद्देश्य संगठन में एकता बनाए रखना था। उल्लेखनीय है कि व्यक्ति विशेष को लिखे जाने वाले पत्र व्यक्तिगत होते हैं, किंतु कुछ रूपों में जनता के लिए भी होते थे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि प्राय लोग व्यक्तिगत पत्रों में अब भी अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी पत्र के प्रकाशित हो जाने की आशंका बनी रहती है। आत्मकथा से भी किसी व्यक्ति के जीवन तथा विचारों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन कथा लिखता है उसे आत्मकथा कहा जाता है, किंतु आत्मकथा के अध्ययन से किसी निष्कर्ष को निकालते हुए हमें सदैव याद रखना चाहिए कि आत्मकथाओं का लेखन प्राय स्मृति के आधार पर किया जाता है। उनसे स्पष्ट होता है कि लेखक को क्या याद रहा, वह किन चीज़ों को महत्वपूर्ण समझता था, क्या याद रखना चाहता है अथवा अपने जीवन को औरों की दृष्टि में किस प्रकार दिखाना चाहता है। आत्मकथा का लेखन एक प्रकार अपनी तस्वीर को बनाना है।
लेकिन लेखक को आत्मकथा के लेखन में ईमानदार रहना चाहिए, किंतु हमें वह सब भी देखने का प्रयत्न करना चाहिए जिसे लेखक दिखाना नहीं चाहता। हमें ऐसी विषयों में अपनी चुप्पी के कारणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। सरकारी ब्यौरों में भिन्नता। सरकारी ब्यौरे को क्या होते हैं, मैंने अभी बताया था, सरकारी दस्तावेज होते हैं। निजी पत्रों, आत्मकथाओं तथा सरकारी ब्यौरों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। निजी पत्रों और आत्मकथाओं में विभिन्न विचारों, घटनाओं का यथार्थ विवरण मिलता है, किंतु सरकारी ब्यौरों में विचारों, घटनाओं, निष्पक्ष विवरण उपलब्ध नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि औपनिवेशिक शासन ऐसे तत्वों जिन्हें वे अपने विरुद्ध समझते हैं पर सदैव कड़ी दृष्टि रखते थे। ऐसे तत्वों एवं उनकी गतिविधियों का विस्तृत उल्लेख हमें सरकारी रिपोर्टों में मिलता है, किंतु उसे निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। इसका प्रमुख कारण यह है कि औपनिवेशिक अधिकारी ऐसे तत्वों एवं गतिविधियों को अपने दृष्टिकोण से देखते थे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत पुलिसकर्मियों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्रों रिपोर्टों को गोपनीय रखा जाता था। उल्लेखनीय है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों से गृह विभाग द्वारा पाक्षिक रिपोर्ट हर 15 दिन अथवा हर पखवाड़े में तैयार की जाने वाली रिपोर्ट तैयार की जाने लगी थी। इन रिपोर्टों को स्थानीय क्षेत्रों से पुलिस से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता था। इन रिपोर्टों से यह भी स्पष्ट होता है कि समकालीन औपनिवेशिक अधिकारी किसी परिस्थिति विशेष को किस प्रकार देखते और समझते थे। राजद्रोह एवं विद्रोह की संभावना स्वीकार करते हुए भी वे इन आशंकाओं को आधारहीन बताकर स्वयं को आश्वस्त करना चाहते थे। नमक सत्याग्रह के काल की पाक्षिक रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि गृह विभाग यह स्वीकार करने को कदापि तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी की गतिविधियों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हो रहा था। मतलब गृह विभाग ने यह कह दिया था कि नहीं, गांधी जी अकेले हैं, उन्हें कोई जन समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन उनकी भीड़ दिखाती थी कि उन्हें जन समर्थन मिला हुआ है। उदाहरण के लिए पुलिस की पाक्षिक रिपोर्टों में नमक सत्याग्रह यात्रा का चित्रण एक ऐसे नाटक एवं कर्तव्य के रूप में किया जा रहा था जिसका प्रयोग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐसे लोगों को गोलबंद करने के लिए किया जा रहा था जो वास्तव में इस शासन के विरुद्ध आवाज उठाने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि वे इस शासन के अंतर्गत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। पुलिस की पाक्षिक रिपोर्ट के अनुसार यह भारतीय नेताओं का एक हताश प्रयास था। इस प्रकार सरकारी ब्यूरो के प्रत्येक विवरण को यथार्थ घटनाक्रम का वास्तविक उल्लेख नहीं माना जा सकता। वास्तव में इन विवरणों से ऐसे अफसरों की आशंकाओं, बेचैनियों का परिचय मिलता है जो किसी आंदोलन को नियंत्रित कर पाने में स्वयं को असमर्थ अनुभव कर रहे थे तथा जो उनके प्रसार को लेकर अत्यधिक चिंतित थे। वे यह निर्णय लेने में असमर्थ थे कि गांधी जी को बंदी बनाया जाना चाहिए या नहीं। वे यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि गांधी जी को बंदी बनाए जाने का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि निजी पत्रों और आत्मकथाओं के विवरण सरकारी ब्यूरों के विवरण से अनेक रूपों में भिन्न होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा पाठ नंबर 13 प्रश्न उत्तरों के साथ कंप्लीट हो गया है। वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।